हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में एमीन्स के जो जनरल मेथड्स थे प्रिपरेशन का उसको समाप्त किया था हमने। आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग एमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहला फिजिकल स्टेट हो जाएगा। उसमें क्या है फिजिकल स्टेट एमीन का, तो अलग अलग केस है। बोल रहा है कि जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, लोअर एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं ये सारे कलरलेस गैसेस हैं, कलरलेस गैसेस। और जो इनका स्मेल है अमोनियकल स्मेल है, अमोनिया के जैसा तीखा स्मेल, अमोनियकल स्मेल, तीखा स्मेल होता है। मतलब स्मेल करने के बाद नाक बड़ा ज़ोर से लहरने लगता है। जबकि हायर मेंबर्स जो होते हैं, हायर मेंबर्स, वे हायर मेंबर्स जनरली क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। अमोनिया जैसे नेचुरली गैस है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार से यहाँ से एलिफेटिक एमीन्स लोअर मेंबर यदि हैं तो वे कलरलेस गैसेस होंगे, और यदि हायर मेंबर मतलब कार्बन का संख्या ज़्यादा है, 5-6 कार्बन तक है, तो वे सभी लिक्विड्स हो जाएंगे। एरोमेटिक एमीन्स में बात करें तो एनिलीन ही हम लोग पढ़े अभी तक। तो एनिलीन जो है एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है, कलरलेस ऑयली लिक्विड। कब? जब यह प्योर फॉर्म में रहे तब। लेकिन जब यह इम्प्योर फॉर्म में होता है तो इम्प्योर फॉर्म में इसका कलर हो जाता है डार्क ब्राउन। इम्प्योर फॉर्म में कलर कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन हो जाता है, क्योंकि उस केस में एयर या ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन होने से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का फॉर्मेशन के चलते इसका कलर कैसा आ जाता है? डार्क ब्राउन आ जाता है। तो नॉर्मली लोअर एलिफेटिक एमीन्स कलरलेस गैस हुए, अमोनियकल स्मेल है इनमें, हायर मेंबर लिक्विड्स हैं। एनिलीन की बात करेंगे तो यह कलरलेस ऑयली लिक्विड है प्योर फॉर्म में, लेकिन जैसे ही इसको एयर के संपर्क में लाया जाता है ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोक्विनोन टाइप का कंपाउंड बनता है जिसका कलर ब्राउन, तो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा जब इम्प्योर रहे तो, क्योंकि उस दरमियान क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बात करें बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की तो एक नॉर्मल हेलोअल्केन ईथर के तुलना में एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो एमीन का स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे थे पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर था ऐसे, और पिरामिडल ज्योमेट्री है इसका मतलब ये पोलर नेचर का होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट पोलर नेचर है, और यदि यह 3 डिग्री ना हो करके 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन है तो दिस वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन है तो बताए पोलर तो होगा ही, और पोलर होने के साथ ही साथ यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लायक भी है। और जो पोलर नेचर का हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच या तो हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है या कोई वेंडरवाल फोर्स वर्क करता है। वेंडरवाल फोर्स में डायपोल हो सकता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल हो सकता है, इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी वेंडरवाल फोर्स ऑपरेट हो, ये तीनों से स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यदि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं तो सर्टेनली उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वैसे लिक्विड से जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो होगा क्या यहाँ कि बहुत सारे एमीन के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे ऐसे, नाइट्रोजन का लोन पेयर और फिर यहाँ हाइड्रोजन आते जाएगा,
इसको आप ऐसे कर दो, R यहाँ कर दो, H यहाँ कर दो, ऐसे। और यही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके चलते एसोसिएशन होगा, और मॉलिक्यूल्स का ऐसे एसोसिएशन हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो मान लो इसके तुलना में हम लोग कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिया मिथाइलेमीन, ठीक, कितना मास है इसका, मास निकालोगे तो 12 कार्बन का, 3 2 5 हाइड्रोजन का और 14 इसका, तो 14 और 12 26 5 31 आ जाएगा। वही आप इथेन यदि लेते हो तो इथेन का कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस 6 30, तो इसका 30 यूनिट मास है, इसका 31 यूनिट मास है, और मास यदि सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। लेकिन इस इथेन के तुलना में मिथाइलेमीन का बॉइलिंग पॉइंट मच हाइयर, बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मिथाइल एमीन के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, जबकि इथेन के मॉलिक्यूल्स आपस में वीकेस्ट फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, जिसको हम लोग इंस्टैंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बोले थे, उससे जुड़े हुए हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच जाहिर सी बात है, यदि कमज़ोर फोर्स ऑपरेट हो रहा हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट हो रहा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा उसके तुलना में। अब यदि इसमें हम लोग बात करें तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यदि हम लोग कंपैरिजन करें आइसोमेरिक अमीन्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स, तो इन सबों में बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा। ये तो बात समझ गए ना कि एमीन का हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज़्यादा काहे होगा, ठीक। लेकिन यदि आइसोमेरिक एमीन्स हो, आइसोमेरिक एमीन्स हो, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक साथ बनता हो, एन प्रोपाइलमीन ले लो, ऐसा, वन डिग्री एमीन हो गया। इसी का आइसोमर लोगे CH3 CH2N, CH3H, 2 डिग्री अमीन हो गया। इथाइल मिथाइल एमीन, दिस वन इज एन प्रोपाइलेमीन, एन प्रोपाइलेमीन, और ये क्या है, दिस वन इज इथाइल मिथाइल एमीन। नेक्स्ट क्या करें, ट्राई मिथाइल एमीन ले लें, ऐसा, 3 डिग्री अमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। देखो तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स होने से मोलर मास तो सेम होगा सबका, फॉर्मूला तो सेम ही हो गया ना सबका, C3H 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 नाइट्रोजन, C3H9N। तो सारे एमीन्स हो गए सेम, मोलर मास सेम, लेकिन आइसोमर है मतलब कि ग्रुप का अरेंजमेंट में अंतर है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। पहला तरीका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा तरीका इसका सरफेस एरिया वगैरह के आधार पर भी समझ सकते हैं हम लोग, ऐसा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे सबसे पहले समझना चाहें तो 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन हैं, मतलब ये इधर से भी एक मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, इधर से भी एक मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। 2 डिग्री एमीन में एक ही हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ तो हाइड्रोजन बचा नहीं, तो इधर एक ही तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और 3 डिग्री एमीन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है कहने का मतलब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, नो एक्टिव हाइड्रोजन,
देखो CH3 के साथ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये सब हम लोग देख चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, उसी समझ ले, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 एमीन के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ सकता है। इसमें 1 है तो ये 1 एमीन के मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, इसमें नहीं है तो इसमें कोई एमीन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा इससे, लेकिन वही वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं। अब चूंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन रहा है तो इससे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, और यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं तो वहाँ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब यदि आइसोमेरिक एमीन्स की हम लोग बात करेंगे तो आइसोमेरिक एमीन्स में जो बॉइलिंग पॉइंट है वह प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का, और सबसे कम किसका होगा, टर्शियरी का। तो बॉइलिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व किया गया है सबका, इसका है 323 केल्विन, इसका होता है 307 केल्विन, और इसका तो 200 के रेंज में 273 केल्विन या 76 केल्विन ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आइसोमेरिक एमीन्स दिए हुए रहेंगे और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन पूछेगा तो हमेशा याद रखेंगे कि प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सेकेंडरी से और उसका ज़्यादा होगा टर्शियरी से। एंड द रीजन इज सिंपल दैट प्राइमरी एमीन कंटेन्स 2 एक्टिव हाइड्रोजन विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंडरी एमीन कंटेन्स ओनली 1 एक्टिव हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज फॉर्म्ड ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, while tertiary amine does not contain any active hydrogen which is capable of forming hydrogen bond, so its molecules are held together by only weak van der Waals forces. Its molecules are held together by relatively strong forces than that of 3-degree amine, and this 1-degree amine, its molecules are very strongly attracted to each other by strong hydrogen bonding, 2 hydrogen bonding, so 2 molecules can associate at a time, और इस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा। सरफेस एरिया के आधार पे हम लोग कैसे समझते हैं, तो इतना जानते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। जैसे मान लो कि ये 2 मॉलिक्यूल हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल अभी ऐसे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं तो इसका सरफेस एरिया आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोगे तो अगला मॉलिक्यूल फिर इसके ऊपर रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, उसका भी सरफेस एरिया इतना ही बड़ा होगा। अब सरफेस एरिया बड़ा है इसका मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट में एक दूसरे से, तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। लेकिन यही मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसा हो गया, ऐसा, तो ऐसा हो गया तो अगला मॉलिक्यूल जब इसमें आएगा तो अगला मॉलिक्यूल आकर के हो सकता है किसी के जैसा ऐसे जुड़े, तो ऐसे जुड़ेगा तो अब जो फोर्स लगेगा वो तो मात्र इतना सा एरिया में लगेगा। या ठीक है कि यदि अगला मॉलिक्यूल मान लो फिर से ऐसे ही जुड़े, ऐसे मतलब कि ऐसे हुआ ना, तो अगला मॉलिक्यूल फिर इसके नीचे ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे जुड़ेगा, तो फिर भी जो फोर्स लगा वो तो इतना ही ना लगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा, इससे ज़्यादा तो नहीं फोर्स ऑपरेट हो पाया यहाँ। लेकिन शुरू में फोर्स तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लग रहा था। तो जब लीनियर अरेंजमेंट था तो सरफेस एरिया ज़्यादा था, ज़्यादा फोर्स लगा, और जब ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो गया तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है और उसके चलते कम मैग्नीट्यूड का अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है। और कम मैग्नीट्यूड का अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वहाँ, कम। तो इन 2 बेसिस के आधार पे जो है हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको कि क्यों प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सेकेंडरी से और उसका ज़्यादा होता है टर्शियरी से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन तो रेयरली ही एग्ज़ाम में पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, याद रखोगे कि आइसोमेरिक एमीन्स हैं तो प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और ये दोनों रीजन हो सकता है, सरफेस एरिया का भी और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी। अब यदि हम लोग कंपेयर करें एमीन को इन 3 चीज़ों से, एमीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और मान लें कि तीनों का मोलर मास यदि कंपेरेबल है, एक जैसे मोलर मास है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ हम लोग ले लें इथाइल एमीन C2H5NH2,
यहाँ ले ले इथाइल अल्कोहल C2H5OH और यहाँ ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो यहाँ 45 ग्राम पर मोल, इसका 46 ग्राम पर मोल, इसका 44। लेकिन वही बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लार्ज डिफरेंस है, 292 केल्विन, 351 केल्विन एंड 374 केल्विन। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे देंगे कि ये जो तीन हैं एमीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों यदि कंपेरेबल मोलर मास के हों तो डाटा बता रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, अल्कोहल का उससे कम और एमीन का यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यदि समझना हो तो उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा फोर्स ऑपरेट होता है, उस फोर्स के बारे में आप समझो। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में बताया कि दो ही प्रकार के फोर्स ऑपरेट होते हैं, आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वेन डर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड उन्हीं में बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, चाहे FH बॉन्ड हो। ये तीन प्रकार का बॉन्ड जिसमें होता है वही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि यही तीनों हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं। रीजन इसका जान ही रहे हैं कि ये तीनों जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज्ड एलिमेंट है, इसीलिए। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी बनाएगा क्योंकि NH बॉन्ड है, बनाएगा ये भी क्योंकि OH बॉन्ड है, और यहाँ भी बनेगा क्योंकि यहाँ भी OH बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों जगह बन रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों जगह बन रहा है, मोलर मास तीनों का लगभग सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए कि 292 से 351 हो गया, ऑलमोस्ट 70-80 केल्विन बढ़ रहा है, फिर उसमें और भी ज़्यादा हो गया। तो फिर इतना ज़्यादा अंतर क्यों आ रहा है? तो इतना ज़्यादा अंतर आ रहा है ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड के चलते ही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जरूर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम स्ट्रेंथ का नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वह 5 किलो कैलोरी से लेकर के 100 किलो कैलोरी के आसपास होता है। तो मान लो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना जिसका स्ट्रेंथ 20 किलो कैलोरी है, कोई बना जिसका 50 है। तो ये एनर्जी कहने का मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ 20 किलो कैलोरी, मतलब उसको तोड़ने में 20 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगा, और किसी का है 50 किलो कैलोरी तो उसको तोड़ने में 50 किलो कैलोरी। तो ऑब्वियसली जिसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है वह मजबूत बॉन्ड होगा। तो हम लोग को अब यही देखना है कि किस में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड है, किस में कमजोर है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों में होगा, कोई बात नहीं, और वह एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है तीनों के पोलैरिटी पे। जो ग्रुप ज़्यादा पोलर होगा उसके चलते मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और जो ग्रुप कम पोलर होगा उसके चलते कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब यह पोलैरिटी डिपेंड करता है किस पे? तो पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे मेनली डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करें तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। फ्लोरीन तो यहाँ आ नहीं रहा है तो इसको रहने ही दो। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे जो डेल माइनस और हाइड्रोजन पे डेल प्लस होगा, इन दोनों जगहों पे वह ज़्यादा होगा इसके तुलना में। मतलब यहाँ आप दिखाओगे तो पार्शियल डेल प्लस दिखाओ, और सॉरी डेल माइनस इस पर, और यहाँ पार्शियल डेल प्लस दिखाओ। तो यहाँ पार्शियल चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ का पोलैरिटी कम होगा, लेस पोलर, यहाँ ज़्यादा होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है ही, यहाँ नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज़्यादा हो जाता है नाइट्रोजन से। तो उस हिसाब से इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये कम ही खींच पाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ज़्यादा माइनस प्लस रहेगा, और ज़्यादा माइनस प्लस है तो पोलैरिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला डेल इंटू एल, डेल का वैल्यू ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो उस हिसाब से एमीन से ज़्यादा पोलर हो गया कौन? अल्कोहल का मॉलिक्यूल। और एमीन से ज़्यादा पोलर हो गया अल्कोहल का मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वह ज़्यादा मजबूत बनेगा। मैंने यहाँ जो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, यह स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड, डॉटेड से दिखाते हैं। और यहाँ जब इसके दो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये कमज़ोर बनेगा, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड।
और ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल के पोलैरिटी पे, बस इतना याद रखना, सब कुछ पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। दिस वन इज 1 डिग्री एमीन, दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल। हालांकि डिग्री से यहाँ कोई खास मतलब है नहीं, हम लोग को उतना नहीं देखना है, मेन पोलैरिटी देखना है। तो पोलैरिटी देखोगे तो हम क्या बताए, NH बॉन्ड से ज़्यादा पोलर है OH का बॉन्ड जितना पोलर होगा उसमें उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए 1 डिग्री एमीन या कोई भी एमीन से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो व्हाट अबाउट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा कैसे हुआ? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मैंने दो मॉलिक्यूल के बीच तो बनेगा हर किसी में, लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, एक यहाँ भी। माने अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड से, एमीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो यदि यहाँ 2 हाइड्रोजन है एक्टिव तो पॉसिबली है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े। लेकिन मान के चलो यहाँ कोई मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो फिर भी तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। तो एमीन से ज़्यादा अल्कोहल का किस बेसिस पे हुआ? क्योंकि अल्कोहल में मोर पोलर OH बॉन्ड है NH की तुलना में, इसलिए वहाँ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब यहाँ 2 जगह होगा तो ऑब्वियसली तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो ही जाना है। समझ गए? तो यह था बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए आएगा ही एग्जाम में, चाहे आइसोमेरिक एमीन का दे दे, चाहे इसको सब्जेक्टिव बना करके पूछ दे कि व्हाई एमीन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, कि कंपेरेबल मोलर मास का जो एमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम क्यों है, अल्कोहल का ज़्यादा क्यों है या फिर एमीन का कम क्यों है। तो ऐसे इसको एक्सप्लेन करोगे, नोट्स में मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अब सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी हम लोग 2 ही चीज़ में चेक करते हैं, वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जितने भी हैं, जैसे CCl4 एज ए सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म एज ए सॉल्वेंट होता है, बेंजीन होता है, THF होता है, मैंने कोई ईथर वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ना चेक करके हम लोग सॉल्युबिलिटी पहले वाटर में चेक कर लेते हैं कि यदि वाटर में सॉल्युबल है तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं ही घुलेगा, और वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वाटर में वही डिजॉल्व करता है जो फर्स्टली पोलर नेचर का हो एंड सेकेंडली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो। वैसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर नेचर के हैं, अब पोलर नेचर के हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो पोलर होंगे ही ज़रूरी है। पोलर हैं तो ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ई यदि है तो सर्टेनली पोलर होगा ही होगा। तो उस हिसाब से तो एमीन इस कंडीशन को फुलफ़िल कर पा रहा है, उस हिसाब से एमीन तो इसको फुलफ़िल कर ही पा रहा है। कोई एमीन आप लिए, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा क्योंकि एक्टिव नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये H2O से ऐसा कंबाइन कर जाएगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, H, अब यहाँ H2O, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ से ऐसा। उसी प्रकार से फिर से एक और एमीन का मॉलिक्यूल ले लो, तो फिर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगेन ऐसा ही फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, तो अगेन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, माइनस प्लस चार्ज के चलते सब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करता है ऐसा। तो एमीन को वाटर में डिजॉल्व करोगे आप तो वह वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल उससे जुड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ यह जो R है, अल्काइल या एराइल जो भी ग्रुप होगा, यह एल्काइल और एराइल ग्रुप होता है फुली नॉन पोलर ग्रुप, और जो नॉन पोलर ग्रुप होता है वो तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है।
तो चलो इसका NH पार्ट जो है वह एक्टिव है, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लायक है, तो यह NH पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, उसके चलते सॉल्युबल। लेकिन ये जो साइड में R ग्रुप है ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा ना। ये अल्काइल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो तो प्योर नॉन पोलर है, तो वो तो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे इस R का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो R का साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इसका घटेगा, डिक्रीज करेगा वाटर में। और वाटर में सॉल्युबिलिटी घट रहा है, माने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यदि कंपैरिजन करने आ जाए कि मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन, इन चारों में वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो बिना सोचे हम लोग जवाब देंगे मिथाइल एमीन। कार्बन जितना कम, पोलैरिटी उतना ज़्यादा, और पोलैरिटी जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वाटर में उतना ही अधिक। तो 1 डिग्री एमीन में कार्बन का संख्या बढ़ने से यही बात होगा। अब उसमें से भी यदि हम लोग आइसोमेरिक एमीन लें तो यहाँ भी प्राइमरी एमीन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होगा, दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। सेकेंडरी लोगे तो एक होगा तो एक ही तरफ से बनेगा। टर्शियरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं, तो वाटर में नहीं घुलेगा। टर्शियरी एमीन वाटर में नहीं डिजॉल्व करेगा, एकदम नहीं, थोड़ा बहुत नाम मात्र का करे तो करे, नहीं तो नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो एरोमेटिक एमीन्स हैं, एनिलीन वगैरह, वे सभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि बेंजीन वहाँ एक लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, सॉल्युबिलिटी उसका भी वहाँ क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से इस फिजिकल प्रॉपर्टी को काफ़ी डिटेल में हमने करा। बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्युबिलिटी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, अच्छे से उसको आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में एमीन का जो बेसिक नेचर है उसको फिर काफ़ी डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।